हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर पर। हम लोग एक पेडागोजी की सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो कि आपके केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, ईएमआरएस अर्थात जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए एक लाभप्रद साबित होगी। और आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोलबर्ग के बारे में थोड़ा सा कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वह पियाजे के नैतिक सिद्धांत से काफ़ी प्रेरित लगता है। और अगर हम वास्तविक जिंदगी में देखते हैं तो लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से ही प्रेरित होकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इनका विकास का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। इन्होंने हमें दो तरह की वर्ड्स दिए, जो दो तरह के हमें शब्द दिए हैं, एक मॉरल डिलेमा और दूसरा मॉरल मॉरल रीजनिंग। बेसिकली जो मॉरल डिलेमा होता है वो नैतिक दुविधा को बोलते हैं कि यदि हम कोई काम करने जाते हैं तो वह काम कितना सही है और कितना गलत है, लेकिन हमारे मानवीय स्तर पर देखते हैं कि मतलब एक दुनिया भर के लिए या फिर वो हमारे समाज के लिए कितना काम सही साबित होगा, है ना। जैसे कि आज अगर मतलब जैसे वो मदर टेरेसा हैं, जैसे कि जो मदर टेरेसा हैं उन्होंने समाज के लिए कितना कुछ काम किया है। गांधी जी हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है ना, आप सभी जानते हैं। तथा इसी तरीके के जो व्यक्ति होते हैं जिनका मोरल लेवल हाई, क्या होता है मोरल रीजनिंग, वो तर्कणा शक्ति होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी डिसीजन पर पहुंचता है कि वो सही है या वो गलत है। यदि वह डिसीजन सही है तो कितना सही है, और वह डिसीजन गलत है तो कितना गलत है। लेकिन एक समाज के पर्सपेक्टिव पे देख के हम इसमें खुद के पर्सपेक्टिव पे बात नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो डिसीजन हमने लिया है वो समाज के लिए कितना सही है। जैसे कि अगर अगर आप लोग सोचते होंगे तो हम बात करते हैं लेवल ऑफ थ्योरी के बारे में। कोलबर्ग ने इसमें तीन तरह की लेवल दिए हैं लेवल ऑफ थ्योरी में। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत लेवल। इसमें दो स्टेजेस हैं, आज्ञाकारिता और सजा, या फिर इसको आज्ञाकारिता और दंड से बचना जिसे हम सजा भी कह सकते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरा है पर्सनल रिवॉर्ड अटेंशन। इसमें लेवल टू आता है कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पारंपरिक नैतिकता, जिसमें कि दो लेवल और होते हैं, स्टेज थ्री और स्टेज फोर। दूसरा आता है पारंपरिक नैतिकता कन्वेंशनल लेवल, जो कि उम्र जिन बच्चों की 10 साल से लेकर 13 साल तक के बीच होती है, ये उन बच्चों के बारे में होता है। इसमें स्टेज थ्री आती है तथा स्टेज फोर आती है। स्टेज थ्री जो होती है वो एक गुड बॉय और गुड गर्ल वाली आती है, जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि हम किसी से अच्छा व्यवहार करते थे तो दूसरों से उसमें जो हमें अनुमोदन मिलता है कि भाई दूसरे हमारे आके तारीफ करते हैं, हाँ ये बच्चा अच्छा है कि ये बच्चा खराब है, तो हम उस चीज़ के लिए इस लेवल में वर्क करते हैं। चौथा लेवल है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बच्चा कानून के प्रति तथा समाज के प्रति कितना संवेदनशील है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर ट्रैफिक के दो तीन रूल हैं, फिर वो जैसे इसमें दिया गया है कि ट्रैफिक के इसमें 10 रूल हैं, है ना, और तीन तरह की लाइट होती हैं, तो बच्चा इन सब चीज़ों को देखेगा और वो समझेगा कि इसमें तीन ही लाइटें हैं, कि एक का स्टॉप है, वो जैसे रेड लाइट है उसका स्टॉप है, ग्रीन का है कि जाओ, येलो का है कि ठहरे रहो, है ना। तो इस तरह की चीज़ों पर वो बच्चा ज़्यादा ध्यान देता है। इसमें फिर आता है तीसरा लेवल पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जो कि जिन बच्चों की उम्र 13 साल तथा उससे ऊपर की होती है, ये उन लोगों के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं उत्तर पारंपरिक नैतिकता। इसमें स्टेज फाइव तथा स्टेज सिक्स आता है। स्टेज फाइव में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार। यहाँ पर आता है जैसे कि हमारा जैसे एक व्यक्ति है उसका समाज के प्रति क्या अनुबंध है तथा उसके व्यक्तिगत अधिकार क्या क्या हैं। जैसे कि अगर मैं जानता हूँ कि कानून ने मुझे इतने ये कुछ अधिकार, जो सीमित अधिकार है जो कानून ने हमें दिए हुए हैं, वो क्या क्या अधिकार है, और हमारा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व रहेगा, उन मतलब उन अधिकारों को लेकर समाज के प्रति हमारा कितना बड़ा मतलब उत्तरदायित्व है, हम उसको समझेंगे इसमें। और स्टेज सिक्स आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सामाजिक नैतिक सिद्धांत, माफी चाहूंगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें हम उन लोगों की बात करते हैं
जिन्होंने खुद के लिए ना सोचकर समाज के लिए बहुत कुछ सोचा है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था मदर टेरेसा का और गांधी जी का। तो इन लोगों के लिए मतलब इन लोगों ने एक बहुत बड़ा समाज के लिए उदाहरण पेश किया है कि आप समाज समाज में रहकर समाज के लिए कैसे काम कर सकते हैं, है ना? जैसे मदर टेरेसा ने कितने बच्चों को पढ़ाया है, कितने अनाथ बच्चों को पढ़ाया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक इसी जो स्टेज 6 होता है ये इसी लेवल के लोगों के लिए आता है। जैसे अन्ना हजारे या मतलब एक एग्जाम्पल है कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपके लिए कोई और भी हो सकता है। इसी को हम कहते हैं कि हमारा नैतिक विकास किस तरीके से हुआ है। ठीक है। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट मैंने आपको दिखाई है इसमें एक डायग्राम के जरिए, आई मीन एक फुट पिक के जरिए। सो ये है। अच्छा इसमें एक हिंस की डिलेमा भी आती है। ये हिंस लिखा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ। हम्म। इसमें तीन आपने शायद कहानी पहले भी सुनी होगी। एक जो थ्योरी दी है ये मोरल डेवलपमेंट की, तो इसको उन्होंने एक कहानी के जरिए समझाया है जिसमें कि चार कैरेक्टर्स हैं। एक तो हिंस है, और दूसरा एक हिंस की वाइफ है, तीसरा शॉपकीपर है, और चौथा डॉक्टर है। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है बट बताने के लिए, बट हाँ स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, सो आपको सुननी चाहिए उसको। कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक दुविधाओं पर आधारित एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे हैंस की दुविधा या फिर हैंस डिलेमा के रूप में जाना जाता है। यह कहानी में एक व्यक्ति है हैंस, उसके बारे में है कि जिसकी पत्नी कैंसर से मर रही है, उसको एक दवा बचा सकती है, लेकिन दवा का आविष्कार दवा का जो आविष्कारक है वो उसे बहुत ही अधिक कीमत पे बेच रहा है। तो हैंस क्या करता है कि दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा पाता है, वह दवा चुराने के बारे में सोचता है। तो कोलबर्ग ने इस कहानी का उपयोग लोगों से यह पूछने के लिए किया है कि क्या हैंस को वह दवा चुरानी चाहिए, और उनके तर्क के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन किया है। बेसिकली आप समझ गए होंगे ये एक डिलेमा वाली कहानी है कि इसमें हैंस जो कर रहा है उसकी वाइफ के लिए, और जो फिर कि वो उसे चोरी करनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये उन्होंने लोगों से पूछा है। वैसे इसका कोई खास यूज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड कभी आते नहीं है। सो इसको जस्ट आप एक कहानी की तरह सुन सकते हैं। इसमें चार कैरेक्टर हैं, हैंस, हैंस की वाइफ, शॉपकीपर एंड डॉक्टर। ना। और पुरुषों को वरीयता न्याय आधार पे रहता है। बेसिकली इसमें है ये कि अगर कोई आदमी है तो वो न्याय पे ज्यादा फोकस करता है और जो महिलाएं हैं वो भावनात्मक रूप से थोड़ा प्रबल होती हैं, है ना? तो इसमें एक तो इसकी मतलब यही आधार था इसकी क्रिटिसिज्म का, यानी कि आलोचना का आधार यही था कि इसमें पुरुषों को बहुत ज्यादा वरीयता दी गई है और पुरुषों का न्याय करने का आधार थोड़ा सा अलग हो सकता है महिलाओं के आधार के अकॉर्डिंग। और क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो भावनात्मक रूप से काफी वरीयता देती हैं अपने डिसीजंस को, है ना? तो जैसे कि कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, या फिर कोई किसी और धर्म का है, या फिर कोई अलग जगह से आता है, तो उसका न्याय का जो आधार है वो अलग रह सकता है ना? तो ये कंप्लीटली मतलब वैलिड वैलिड नहीं है इनकी थ्योरी, ऐसा कैरल गिलिगन ने कहा। ठीक है। ओके, धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक ये और मैं आपको